दोस्तों फाइनली जो है रेलवे ग्रुप डी की जो है बम्पर भर्ती का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। हम इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे इसमें सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस का बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज में होते हैं। जैसे कि बहुत लोग जो है अफवाह उड़ा दिए थे कि इसमें 2 रिटन एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसके अलावा आपका जो फिजिकल इसमें होता है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका जो है एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, वो भी यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर उसमें पास नहीं करेंगे तो आप वहाँ से छट जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल कट ऑफ लिस्ट किस पे बनता है, इसके अलावा इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरने से पहले, ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग ध्यान, क्योंकि देखिए पहले स्टेज में ही अगर आप फॉर्म भर के गलती कर देते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फोटो, सिग्नेचर, और अगर आप SC/ST से हैं, OBC हैं, तो किस लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब चीज़ हम यहाँ पे आपको जो है अच्छे से बताने वाले हैं, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके। पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ही क्वालिफिकेशन को लेकर जो है क्लियर कर दिया था कि इसमें आपको सिर्फ 10th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या आप ITI किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया हुआ तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग जो है ये नोटिफिकेशन नंबर है, एनेक्सर ए में यहाँ पे आपका दिया हुआ। देखिए आप यहाँ पे जो ये पोस्ट नेम है या ये है सबके लिए आप देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे जो है बना दिया गया है और बोला गया यहाँ पे कि आप जो है 10th पास हैं, या जो है ITI किए हैं, या जो है इसके इक्विवेलेंट जो है आपने कोई कोर्स कर रखा हुआ है, या जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC जो NCVT के द्वारा ग्रांट है तो आपने कर रखा हो, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सभी के लिए 18 से 36 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। इसके अलावा भी SC/ST को भी यहाँ पे अपर एज में जो छूट मिलता है वो, OBC को जो 3 साल का छूट मिलता है वो, इसको 5 साल का, विकलांग को अलग अलग कैटेगरी में जो छूट मिलता है अपर एज में, वो यहाँ पे आपका रिजर्व है। हालांकि वैकेंसी 18 से 33 वर्ष की उम्र सीमा में रखी जाती है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए 3 साल का यहाँ पे एज में छूट रखा गया, यानी 36 कर दिया गया। और 36 होने के बाद फ्रेंड्स अपर एज लिमिट अब यहाँ 36 से जोड़ा गया है। तो सभी के लिए आप देख सकते हैं सेम जो है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन रखा गया। और नीचे में देखेंगे 14 प्रकार के अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें आपका ट्रेकमैन, मेंटेनर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी आपको सिर्फ वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो हमने ऊपर में बात किया। तो यानी सभी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। अगर आप 10वीं सिर्फ पास है तो भी, ITI पास है तो भी, या आपने NSC यानी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो भी। तो ये आप क्वालिफिकेशन पहले समझ गए। अब चलिए मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है, मेरा पहला मकसद था कि आपको क्वालिफिकेशन को क्लियर करा दें, ताकि आप लोग समझ सके क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अब देखिए ग्रुप डी में ये सब जो है आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इंडिकेटिव नोटिस जो कि 28 दिसंबर को ही आ गया था, और यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन 22 जनवरी को पब्लिश किया गया है। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 23 तारीख से होगा, और क्लोजिंग डेट होगा आपका 22 फरवरी से को, मतलब लास्ट डेट रहेगा। यानी पूरा का पूरा 1 मंथ आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म भर दिया, सिर्फ फी पेमेंट बाकी रह गया है, तो 23 और 24 को आप फी पेमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो गया, तो आप 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2023 तक जो है आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो है कर सकते हैं। तो गलती होने पे मॉडिफिकेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन प्रावधान रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो लेवल 1 की सैलरी आपको मिलती है। यहाँ पे इनिशियल पे 18,000 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन सैलरी आपको जब इसमें अलाउंसेंस वगैरह ऐड होगा ना, DA PA तमाम चीज़ें ऐड होती है, तो ट्रेवल बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, तो वो सब स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी फ्रेंड्स आपको जो है ना, मतलब डिपेंड करता है कहाँ आपकी पोस्टिंग है, तो 32,000 से लेकर 36,000 तक जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि एनेक्सर ए में बताया गया है, और उम्र सीमा यहाँ पे 1/1/2025 को गणना किया जाएगा। मिनिमम 18, मैक्सिमम 36 वर्ष, और टोटल वैकेंसी 32,438 पदों पे बहाली यहाँ पे निकाली गई है। अब इसमें 3 साल का जो है रिलैक्सेशन है, जो कि 18 से 36 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करते हैं, एज लिमिट के बारे में। तो देखिए SC/ST OBC को यहाँ पे जो अपर एज में छूट मिलता है वो यहाँ पे आपको रहने वाला है। और ध्यान देने वाली सबसे बात ये है कि जो भी कैंडिडेट्स SC/ST OBC EWS EBC से बिलोंग करते हैं, उनको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है पहले से बनवा के रखना है। वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, सेंट्रल लेवल का आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही वो वैलिड रहेगा, अन्यथा जो है आपका वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो अभी आप
फॉर्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वही डीवी के समय भी आपको मांगा जाता है। उस समय एक नया तो बनवाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उस समय भी ये भी आपको मांगा जाता है कि फॉर्म भरने से जो आपने सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, तो वो आपसे मांगा जाता है। तो ये विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स। इसके बाद से यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो है ना 250 रुपये का चार्ज देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 250 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके बाद से कोई भी प्रकार की समस्या और ये फॉर्म भरने में या किसी प्रकार की, तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं 10 से लेकर 5 बजे तक वर्किंग डे में। इसके बाद से यहाँ पे आपको बताया गया स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो समझ लीजिए यहाँ पे आपका जो है ना सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी के आधार पे आपका फाइनल चयन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद से फ्रेंड्स आपका जो आगे का प्रोसेस होगा फ्रेंड्स, वो आपका पीईटी होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें एक फिजिकल में आपको मैं बताऊंगा क्या होता है, वो भी आप समझ लीजिएगा। इसके बाद से आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपके स्टेजेस होते हैं। और जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सीबीटी होगा उसमें जो है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है पीईटी में ये लोग बुलाए गए। यहाँ लिखा हुआ है पीईटी शेल बी डन एट द रेट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, यानी 32,000 वैकेंसी है, तो इसके जो है 3 से गुणा करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उतने कैंडिडेट्स को जो है ये लोग पीईटी और जो है आपका मेडिकल में डीवी में यहाँ पे ये लोग बुलाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अभी मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा आगे चल के। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, जब भी फॉर्म भरना है आपको, तो आपको जो मैट्रिक का मार्कशीट होता है ना फ्रेंड्स, मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग सही से आपको जो है फ्रेंड्स ध्यान में रख के भरना है। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म भर देंगे ना, तो फिर अगर आधार कार्ड में कोई गलती होगा ना, तो फिर वो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। तो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि जो भी अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो सब मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है इसी से होगा। और जो कैंडिडेट्स आईटीआई वाले हैं उनको बोला गया कि कैंडिडेट्स विद आईटीआई एनआईटी सब अलोंग कैन इंटर दीज डिटेल्स एज अ पर आईटीआई एनएससी सर्टिफिकेट। और जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं, एनएससी वाले कैंडिडेट्स हैं, अप्रेंटिसशिप वाले, वो आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है सारा जानकारी को भरेंगे, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फॉर्म भर देते हैं और उनका मैट्रिक में अलग हो जाता है और आधार कार्ड में अलग हो जाता है। अब यहाँ पे आपको प्रीफ्रेंस भी देना है फॉर्म भरने से पहले कि किस आरआरबी के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं। अभी मैं आपको आरआरबी वाइज भी वैकेंसी को डिस्कस करके बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको जो है फ्री ट्रेवल पास मिलता है, वो स्लीपर क्लास जो रेलवे पास है उनको यहाँ पे दिया जाता है। वो अपना जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से जहाँ भी उनको एग्जाम देने जाना है वो जो है फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं स्लीपर क्लास में बैठ के। अब यहाँ पे वैकेंसीज जो बताया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनेक्सर ए में बताया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे फिजिकल के बारे में मेडिकल के बारे में बताया गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। अब आती है यहाँ पे नेशनलिटी की, तो इंडियन सिटीजन आवेदन दे सकता है, नेपाल के लोग भी आवेदन दे सकता है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लोग भी यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकता है। एज लिमिट की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी है 1833 वर्ष की उम्र सीमा रखी जाती है 1/1/2025 को, लेकिन एज लिमिट में यहाँ जो छूट मिल रहा है वो 18 से 36 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा आपको अपर एज में छूट देखने को मिलता है, जैसे कि OBC NCL को 3 साल, SC ST को 5 साल और बाकी एक्स सर्विसमैन और विकलांग को। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी ग्रुप C में सर्विंग कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप D स्टाफ, तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग से छूट जो है अपर एज में देखने को मिल जाता है, किसी को 10 साल, 13 साल, 15 साल ऐसे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी देख सकते हैं इस तरह से रेलवे में काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूट के हैं, तो अलग अलग तमाम लोगों को यहाँ पे छूट जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक एज लिमिट भी दे रखा हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट्स जो है जनरल EW से आता है तो उनका उम्र 1/2/1989 मतलब अपर एज में रखा गया है। ये 18-36 वर्ष को कैलकुलेट किया गया है और मिनिमम जो है 1/1/2007। अगर कोई कैंडिडेट्स OBC NCL है तो 2/1/1986 से लेकर इतना के बीच उसका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म भर सकता है। SC ST के लिए इतना से लेकर इतना के बीच डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म भर सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो है यहाँ पे रेंज भी दे दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात आते हैं क्वालिफिकेशन, तो जो कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन पहले ही बता दिया है कि इसमें कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है एग्जामिनेशन फ़ी की, तो सबको पता है एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर लगेंगे। जनरल
ईबीसी और जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक है ना। इन सबको 500 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा, जिसमें जैसे वो एग्ज़ाम देगा पहला सीबीटी एग्ज़ाम, उनको 400 रुपया जो है रिफंड हो जाएगा उनके अकाउंट पे। फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर मांगा जाता है। एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई आता है, फीमेल कोई है, विकलांग है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, इन सब का जो है 250 रुपये आवेदन शुल्क लगता है। और जैसे ही वो रिटर्न एग्जाम देता है उनका 250 पूरा का पूरा जो है रिफंड हो जाता है। तो ये आपको सब पता ही है। आप फॉर्म भरते समय यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप फॉर्म को पेमेंट जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एसबीआई ई पे का जो है ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, अगर पैसा फंस जाता है तो इनका ईमेल दिया गया है, इनका जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप जो है मेल कर सकते हैं कि मेरा पैसा कट गया लेकिन अभी तक सबमिट नहीं हुआ, तो आप उसका निदान निकालिए, तो वो लोग आपको दिए हुए हैं मेल। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नीचे हम आपको ले चलते हैं सीधे सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा और उसके बाद से फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आप देखेंगे 4 स्टेज दिया हुआ है। सबसे पहले आपका जो है सीबीटी होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डीवी आपका सही होना चाहिए, मेडिकल भी सही होना चाहिए। सीबीटी के बेस पे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पीटी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपको बताया गया है कि 90 मिनट का होगा। 20 जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, 25 जनरल साइंस से, 25 मैथ से, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। इस तरह से 100 जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। जो कैंडिडेट्स विकलांग है उनको 120 मिनट समय मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क, 1/3 का जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको, अगर आप गलत आंसर करते हैं तो इतना 1/3 आपका काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है सिलेबस। अब सिलेबस में आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे जो है कंपटीशन एग्जाम में आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो यही सब आपका जो है रहने वाला। इन सब टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाइए, आपका जो है मैथ बेहतरीन हो जाएगा। मैथ जो है प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, जितना आप मैथ का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतरीन करेंगे। अब मैथ में 25 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी जो है 30 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, 30 जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस का वही है, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, ये सारे जो है टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए पहले तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से, फिर आप जो है प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन बनाइए, लेवल वाइज, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का क्वेश्चन, ऐसे करके आप सॉल्व करिए। जितना हो सके हर किताब से क्वेश्चन निकाल के टॉपिक वाइज सॉल्व करिए, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए। सब्जेक्ट वाइज भी आप जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद से आता है फ्रेंड्स जनरल साइंस। तो जनरल साइंस तो भाई अनथा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो आपका बनेगा क्वेश्चन वो यहाँ पे बनेगा, 25 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करेंगे इसका एक लिमिटेशन होता है। वहाँ अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 25 में 20 ईजिली करके आ जाएंगे और 30 में आप जो है आसानी से 25 तो करके आ ही जाएंगे। अगर जनरल साइंस की बात करें तो ये भी अनथा है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना होता है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो भी बुक होता है, 8 से लेकर 10th तक जितने भी बुक है साइंस के, वो सबको अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए, NCERT वाला, ठीक है ना। तो वो आपको जो है बेहतरीन साबित हो सकता है। और CBSE लेवल वाला भी आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये तो अनथा है, इसमें आपको रेगुलर जो है करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जो है सेशन चलाते रहते हैं डेली करंट अफेयर्स का, वो सब आप देखते रहिए, आपका जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है जब आप रिटन एग्जाम दे लेते हैं उसके बाद से आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में जो है 3 गुना वैकेंसी का जो है लोगों को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल जो है मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो अब फिजिकल मेल के में देखेंगे तो आपको 35 kg का जो है वजन लेकर 100 मीटर तक जाना होता है 2 मिनट के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया गया है दूसरा, और उसके बाद से 100 मीटर की आपको जो है रनिंग करनी होती है, 1000 मीटर की रनिंग करनी होती है 4 मिनट 15 सेकेंड में। और एक ही चांस मिलेगा यहाँ पे भी एक ही चांस मिलेगा। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करना होगा कि 35 kg का वजन लेकर 100 मीटर आपको जाना है 2 मिनट में। जो ईजी होता है, आप करेंगे प्रैक्टिस हो जाएंगे।
और आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है मेल को 4 मिनट 15 सेकेंड में। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना होगा रनिंग के लिए। अब आता है फीमेल की बारी। तो फीमेल में आपका होता है 20 केजी का वजन लेकर 100 मीटर जाना होता है 2 मिनट के अंदर। और यहाँ पे वजन थोड़ा सा कम हो रहा है, यहाँ पे वजन ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा अंतर है मेल फीमेल में। बाकी सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे आपको कवर करना होता है। और यहाँ पे बताया गया कि इनको जो रनिंग करना होता है, जो कि 1 किलोमीटर की ही रनिंग करनी होती है और 5 मिनट 40 सेकेंड में इनको करना होता है। तो ये यहाँ पे जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिजिकल सबके लिए सेम है, टाइम ज़्यादा कर दिया गया है और यहाँ पे वजन कम कर दिया गया मेल फीमेल के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो जब आपका ये चीज़ हो जाएगा उसके बाद से आपका डीवी जो है उसी दिन वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे बोला गया है लागू रहेगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने के समय आपको एक वाइट बैकग्राउंड का जो है ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले लेना है। देखिए जब भी आप फ़ोटो खिंचवाने जाएँ उसका जो है ना 10 से 15 कॉपी जो है बनवा लें, क्योंकि ये जो है आगे आपको लगेगा। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है 12 कॉपीज़ ऑफ द फोटोग्राफ विच वाज अपलोडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपका जो है ना डीवी में, मेडिकल में, ये सब जगह पे जो सेम फोटोग्राफ आपका लगेगा। तो आप जब भी जाएं एक नया फ़ोटो खिंचवाएं और उसका जो है 15 कॉपी के आसपास अपने पास बनवा के रख लें, ठीक है ना, सेम मतलब कॉपी, क्योंकि ये हमेशा अब आपका लगने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया और वाइट बैकग्राउंड का प्रेफरेबल बोला गया है और बाकी 50 से 100 के बीच होना चाहिए। तो जिस दिन मैं फॉर्म भरने का प्रोसेस बताऊंगा ना उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। बाकी SC/ST सर्टिफिकेट आपका लगेगा, विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट लगेगा, सिग्नेचर लगेगा आपका। सिग्नेचर भी आपको सही से करना है, ये नहीं कि कैपिटल लेटर में यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से मार दिए, ऐसे सिग्नेचर कौन करता है, नहीं, जो सिग्नेचर का प्रैक्टिस होता है वैसे आपको करना होता है, ये विशेष ध्यान देना होता है। इसके बाद से अगर कोई कैंडिडेट्स रिजर्वेशन कैटेगरी लेना चाहता है, जैसे कि OBC NCL है तो OBC NCL अपना बनवा लेगा और EWS है तो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय लगेंगे। आई होप आप लोग समझोगे फ्रेंड्स। ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को जो है अच्छे से कवर कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है मतलब अलग अलग जो है RRB वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। तो आपको फॉर्म भरते समय पहले ये पूछा जाएगा कि आप किस RRB के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुंबई RRB में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कितनी वैकेंसी, इस वाले पद पे, इस वाले पद पे, किस किस पद पे कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से जो है टोटल वैकेंसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि मुंबई में कितनी वैकेंसी है, 4672 वैकेंसी है। अब इसमें पॉइंट्समैन का, असिस्टेंट का, ट्रैक मेंटेनर का, अब यहाँ पे पद वाइज दिया गया है, 14 प्रकार के पद यहाँ पे वैकेंसी है। इसकी वजह से जयपुर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी है टोटल 1433। तो आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो पूछेगा कि किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ हुबली में देखेंगे आपको बताया गया है इस तरह से 503 वैकेंसी है। इसकी वजह से जबलपुर में देखेंगे तो 1614 वैकेंसी है। इसकी वजह से आप जो है भुवनेश्वर में देखेंगे तो टोटल 964 वैकेंसी है। बिलासपुर में 1337 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में 4785 वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की। इसमें भी 14 प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज भी आपको ज़रूर देखना होगा एक बार कि आपके कैटेगरी में सीट है कि नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीटों को दिखाया गया है और बेस्ट कौन सा है ये भी आपको यहाँ पे देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट सीट है, हम उसी के लिए आवेदन करेंगे। जब आप आगे प्रोसेस करेंगे ना जोन चूज करने के बाद से, तो आगे आपसे पूछेगा कि मान लीजिए आपने दिल्ली फॉर्म मतलब यहाँ पे आपने चुनाव किया दिल्ली के लिए फॉर्म भरते समय स्टार्टिंग में, तो आगे जब आप बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आप पूछेगा प्रीफ्रेंस दीजिए, सबसे पहला प्रीफ्रेंस किसको देना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा आपको प्रीफ्रेंस भी आगे देना होगा। इसी तरह से चेन्नई में आप देखेंगे तो 2694 वैकेंसी है। गोरखपुर में यहाँ पे देखिए 1370 वैकेंसी है। गुवाहाटी में देखेंगे तो 2048 वैकेंसी है। कोलकाता में 1817 वैकेंसी है। मुंबई में अगेन यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेंट्रल रेलवे मुंबई आ गया है तो यहाँ पे 3244 वैकेंसी है। हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे देखेंगे तो आपका वैकेंसी जो है 1251 है। प्रयागराज में 2020 वैकेंसी है। कोलकाता यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1014 वैकेंसी है। इस तरह से सिकंदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे में 1642 वैकेंसी है। तो इस तरह से आपको जो है RRB वाइज वैकेंसी को यहाँ पे दिखा दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी सीटों को दिखा दिया गया। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर स्टडी कर लीजिए कि आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं और उसके बाद से आप प्रीफ्रेंस किसको पहले रखेंगे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे किसको प्रीफ्रेंस लगेंगे, पोस्ट वाइज भी आप लोग जरूर उसको मतलब बना लीजिए ताकि फॉर्म भरने में आपको आसानी से
मतलब भर सके, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। टेलीग्राम से जुड़िए फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे मैं PDF आपको ये शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे इसे अपडेट दे दिया था।